हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th की जो कविता है अमेंडा। ये जो कविता है, ये जो पोम है, वो हमारे चैप्टर नंबर 4 मतलब पाठ संख्या 4 के पीछे है। वहां जाके आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए हमारी कविता की तरफ, जिसका नाम है अमेंडा। मैम, ये अमेंडा क्या है? ये एक बच्ची का नाम है, एक लिटिल गर्ल का नाम है, जिसके ऊपर ये पूरी कविता लिखी गई है। अब देखते हैं कि ये जो कवि है हमें क्या कहना चाहता है। पहले हम देखते हैं कि कवि का नाम क्या है। देखो, कविता के सबसे एंड में कवि का नाम लिखा हुआ होता है। तो चले, ये रहा हमारा कवि का नाम, जिसका नाम क्या है? रॉबिन कैली। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस कविता के कवि का नाम क्या है, तो आपको याद होना चाहिए। चलो वापस चलते हैं अपनी कविता की तरफ। ये रही हमारी कविता। ये देखो, स्टार्टिंग में कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ होता है ना। इससे हमें फायदा यह होता है कि हम जब ये पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो कविता है वो किस बारे में है। और ये क्या स्टूडेंट के लिए होता है, ताकि स्टूडेंट अपने आप को इस कविता से जोड़ पाए। कविता से जोड़ पाने का मतलब है, जो कविता में थॉट्स एक्सप्रेस किए हैं हमारे कवि ने, उसको आप जोड़ पाए, लिंक कर पाए, और इस कविता को बहुत अच्छे से समझ पाए। बच्चों, एक और चीज है, जब भी आप मेरे साथ वीडियो में पढ़ने बैठे तो एनसीईआरटी की बुक आपके हाथ में होनी चाहिए। उससे होगा क्या, आपको सहूलियत रहेगी, और लाइन टू लाइन जितनी भी लाइनें हैं वहां पे मेंशन है, आप बहुत अच्छे से उसको पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। चले हमारी कविता की तरफ तो चलते हैं। देखो, पहले ये पढ़ते हैं जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, इसको डिस्कस करते हैं बड़े अच्छे से। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है। Every child feels that he is controlled and instructed not to do one thing or another। ठीक है, क्या बोल रहे हैं मैडम? देखो, पहले कंट्रोल्ड का मतलब देख लो। कंट्रोल्ड मतलब किसी को नियंत्रित करना। ठीक है। इंस्ट्रक्टेड मतलब किसी को निर्देशित करना। किसी को हम निर्देशित करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि तुमको ऐसा करना है, ऐसा नहीं, ऐसा करना है। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि एवरी चाइल्ड फील्स दैट, हर बच्चा, चाहे वो शी हो या ही हो। देखो, जो शी प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, वो लड़के के लिए होता है यूज, और जो ही है वो लड़के के लिए यूज होता है। मतलब यहाँ दोनों की बात की गई है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। उनको लगता है, उनके जीवन में ये फील होता है कि उनको कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है, हमेशा उनको निर्देश दिए जाते हैं कि ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी, ऐसा करना है, वैसा करना है, या ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। ठीक है। You too may feel that your freedom is curtailed। curtailed का मतलब होता है कम, मतलब आपकी फ्रीडम कम हो जाना। ठीक है। तो आपको भी कभी, ये जो कभी ये इंट्रोडक्शन में बोल रहा है कि आपको भी कभी ऐसा फील हुआ होगा कि जो आपकी आज़ादी है उस पे भी, उसमें भी कमी आई है, मतलब वो भी कम हो जाती है, क्योंकि बार बार रोक टोक होगी तो आपकी जो आज़ादी का दायरा है वो कम हो जाएगा। ठीक है। अब इन्होंने जो एक्टिविटी दी है ये मेनली बच्चों के लिए। क्या बोला है देखो, राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू बट योर पेरेंट्स एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू। देखो, पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता। पेरेंट्स वर्ड में मदर और फादर दोनों आ जाते हैं, माता पिता दोनों को मिलके जो वर्ड होता है उसके लिए हम यूज करते हैं पेरेंट्स। और एल्डर्स मतलब है हमारे बड़े या बुजुर्ग। तो आपने भी ये फील किया होगा कि कई बार आपके पेरेंट्स या बड़े बुजुर्ग आपको बार बार टोकते हैं कि ये करना है या ये नहीं करना। मतलब कोई चीज आप करना चाहते हो, लेकिन आपके पेरेंट्स और आपके एल्डर्स वो आपको करने नहीं देना चाहते। ठीक है। टू रीड द पोम अलाउड फ्रॉम पेयर्स, ईच रीडिंग ऑल्टरनेट स्टैंजास, यू आर इन फॉर अ सरप्राइज। इस कविता को बोला है कि आप जब स्टैंजास पढ़ें तो जो ऑल्टरनेट स्टैंजा, मतलब एक स्टैंजा के बाद जो दूसरा स्टैंजा आ रहा है, उसको ऐसे पेयर्स में पढ़ें, ताकि आपको ये कविता और अच्छे से समझ आएगी और आपको बड़ा मजा आएगा इस कविता को पढ़ने में। क्लियर है बच्चों? सीधी सी बात है, इस कविता में ऐसे बच्चे की बात की गई है जो अपने पेरेंट्स, पेरेंट्स मतलब माता या पिता दोनों, यहाँ क्लियर नहीं है,
लेकिन हम यहाँ पे आगे जब कविता पढ़ेंगे तो हम माता को ही वो करेंगे, क्यों हम मदर बोल रहे हैं कि मदर रोक टोक कर रही है, वो जब हम कविता पढ़ेंगे तब आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि जो माता पिता है या जो पेरेंट्स है, जो हमारे एल्डर्स है, बार बार हमें टोकते हैं कि ये चीज करनी है, ये नहीं। एक लिमिट तक तो सही है, लेकिन एक लिमिट के बाद बच्चा उससे ऊब जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसको नहीं चाहिए ये रोक टोक, वो चाहता है कि वो फ्रीली जो उसके मन में आए वो कर पाए। तो ऐसी ही एक कैरेक्टर है अमेंडा, एक लिटिल गर्ल है हमारी कविता में जिसका नाम है अमेंडा। अब उसको बार बार रोका टोका जा रहा है, तो उसकी जो फीलिंग्स है, ठीक है, वो शो की गई है इस कविता के अंदर। फीलिंग्स कैसे, यदि कोई उसको रोक टोक रहा है तो एक लिमिट के बाद बच्चा क्या करता है, उस पर ध्यान देना बंद कर देता है, और वो अपनी एक अलग ही दुनिया में, जो कि उसकी इमेजिनेशन की दुनिया है, उसकी कल्पना की दुनिया में चली जाती है कि यदि मैं ऐसी होती, यदि मैं ये होती, अब ये क्या, उसमें अलग अलग एग्जाम्पल्स है कि उसने अपने आप को किस किस से कंपेयर किया गया है, तो मैं आराम से फ्रीडम के साथ रहती और मेरे पे कोई भी रोक टोक नहीं होती। वो इस रोक टोक से, इस डायरेक्शन से, इस कंट्रोल से इतना परेशान हो चुकी है। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो, इसको एक बच्चे की तरह पढ़ना है कि एक बच्चा सामने बैठा है, लिटिल गर्ल है जिसका नाम अमेंडा है, और उसको इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं किसके थ्रू, उसके पेरेंट्स, स्पेशली यहाँ पे मदर हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि मेनली जो बच्चे की वो जो अपब्रिंगिंग होती है वो मदर ही करती है। यदि बच्चे की अपब्रिंगिंग मदर कर रही है तो ये सारे जो इंस्ट्रक्शंस है कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसे रहो, वैसे रहो, तो ये सारे इंस्ट्रक्शन देता कौन है, मेनली मदर। तो हम मान के चल रहे हैं कि पेरेंट्स में जो मदर है वो ही ये इंस्ट्रक्शन दे रही है। तो ये जो लाइन्स है उनको फील करना, जैसे ये जो बोल रही है तो ये मान के चलना कि हमारी मदर सामने बैठी है और एक अमेंडा लिटिल गर्ल है, उसको ये बोल रही है, तो किस लहजे से बोलेगी वो मैं आपको रीड करके बताऊंगी, और साथ में इसका मीनिंग भी एक्सप्लेन करूंगी, ताकि ये कविता आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाए और आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो चले अपनी पहली लाइन की तरफ, स्टैंजा की पहली लाइन, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अब क्या बोल रहे, डोंट बाइट, बाइट मतलब काटना, योर नेल्स मतलब ये जो नाखून है, ऐसे ऐसे बच्चे करते हैं, तो ऐसा मत करो अमांडा। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, हंच मतलब होता है कि झुकाना, या जैसे ये कुबड़ वाली पोजीशन होती है ना, इसको हंच बोलते हैं। तो उसकी जो मदर है वो उसको इंस्ट्रक्शन दे रही है कि डोंट हंच योर शोल्डर्स, तुम अपने शोल्डर्स ज्यादा मत ऐसे करो। अमांडा, अमांडा जो कि बच्ची का नाम है। स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। स्लॉचिंग मतलब होता है ऐसे ऐसे बैठना, मतलब प्रॉपर नहीं बैठना, ऐसे मतलब सुस्त होके ऐसे कैसे भी बैठ जाना। तो वो बोल रही है उसकी जो मदर है कि आप सिट अप स्ट्रेट, एकदम सीधे बैठो अमेंडा। मतलब कहने का क्या है, इस स्टेंजा के अंदर ये बताया गया है कि जो अमेंडा है उसका जो पोस्चर है या जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है, उसको बार बार टोका जा रहा है कि तुम अपनी बॉडी लैंग्वेज एक प्रॉपर रखो अमेंडा। ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि देखो बच्चों से एक्सेप्ट किया जाता है हमारी सोसाइटी में एक कोड ऑफ कंडक्ट, कि अच्छा बच्चा कैसे रहेगा, इस तरीके से कि वो अपने जो नेल्स है वो बाइट नहीं करेगा, उसके जो शोल्डर्स है ऐसे स्ट्रेट होके बैठेगा, ऐसे कुबड़ काट के नहीं बैठेगा, और जो शोल्डर्स है ना ऐसे स्ट्रेट करके बैठेगा, परफेक्ट पोजीशन में बैठेगा। तो ये सारे जो मैनर्स होते हैं वो पेरेंट्स के द्वारा अपने बच्चों को सिखाए जाते हैं, एक नॉर्मल सा प्रोसेस है, लेकिन उसका एक इम्पैक्ट अमेंडा नाम की लिटिल गर्ल पे क्या होता है ये दिखाया गया है। मतलब ये बच्चे की साइकोलॉजी पे फोकस्ड है कि बच्चे का मनोविज्ञान कैसे काम करता है, आपके एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन भी उसको कितना डिस्टर्ब कर सकता है, और वो एक ऐसे मोड में आ जाता है जहाँ पे वो आपसे कोई वास्ता ही नहीं रखना चाहता, इस रोक टोक से परेशान होके। ठीक है, अब देखो ये तो जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो मिल रहे हैं, वो बताया गया है इस स्टैंजा में, लेकिन ये जो सेकंड स्टैंजा है इसमें क्या बताया गया है, जो अमेंडा है ये इंस्ट्रक्शन सुन के अपनी एक इमेजिनेशन, कल्पना की दुनिया में चली जाती है, अब वो अलग ही अपनी दुनिया में सोच रही है यदि मैं ऐसी होती तो क्या होता। अब देखो फर्स्ट वाले में क्या बताया गया है, वो अपनी इमेजिनेशन में चली गई है, उसको कोई मतलब नहीं है कि कोई मुझे क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है, क्या समझाना चाह रहा है, अब वो उसका ट्रस्ट ही नहीं रहा उस चीज में, ठीक है, वो नहीं सुन रही, वो अब वो क्या सोच रही है ये बताया गया है। देयर इज अ लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब सीथल, ठीक है, एमरल्ड सी, एमरल्ड का मतलब होता है हरा, हरा कलर से लिया गया है, सी मतलब समुद्र है। वेयर द शोल, शोल मतलब एकमात्र, इनहैबिटेंट, इनहैबिटेंट का मतलब होता है निवासी, इज मी, मी मतलब यहाँ अमेंडा से है। अ मर्मज
ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, देखो मर्मेड का मतलब होता है जलपरी या मत्स्य कन्या, ठीक है। ड्रिफ्टिंग का मतलब है पानी के बहाव के साथ बहते जाना। ब्लिसफुली का मतलब है आनंदपूर्ण। मैम ये क्या कहना क्या चाहता है, देखो मैं एक पिक्चर शो करती हूँ, फिर उसको जो अमेंडा है उसकी इमेजिनेशन से जोड़ के आप देखना। देखो ये है एमरल्ड सी। एमरल्ड का मतलब जो हरी दिखती है, और सी मतलब समुद्र, ठीक है मैम। सी हरा क्यों दिखता है, पानी का कलर तो हरा होता ही नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा समुद्र के नीचे भी जीवन होता है, जैसे यहाँ बताया गया है, देखो ये ग्रास और ग्रीनरी, या फिर जो समुद्र के किनारे जो पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं उसका रिफ्लेक्शन भी पड़ता है। तो उसकी वजह से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो समुद्र है वो कैसा है, ग्रीन कलर का है। एमरल्ड मतलब आपने देखा होगा एक ग्रीन कलर का पत्थर होता है, बहुत चमकीला सा, शाइनी सा, उसके लिए एमरल्ड वर्ड यूज होता है। तो यहाँ पे जो सी का कलर है उसको हरा बोला गया है, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्शन की वजह से। एक तो नीचे भी प्लांट्स होते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन होगा तो पानी कैसे दिखाई देगा, हरा। या फिर जो समुद्र के किनारे जो वेजिटेशन है, पेड़ पौधे हैं, उनका रिफ्लेक्शन भी आएगा पानी पे, तो वो पानी कैसा प्रतीत होगा, हरा। लेकिन इन जनरल पानी हरा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे इसलिए ये सी के आगे एमरल्ड वर्ड लगाया गया है, क्योंकि वो कैसा दिख रहा है, हरा। और उसके अंदर कौन है, मर्मेड। मर्मेड मतलब क्या होता है, जलपरी। देखो मर्मेड जलपरी होता है क्या, उसका सर तो जैसे मनुष्य होती है, महिला होती है, वैसे ही होता है, बॉडी भी वैसा, लेकिन जो नीचे का हिस्सा जो है वो मछली जैसा होता है, ठीक है। या मत्स्य कन्या भी बोल सकते हैं इसको हिंदी में, और जलपरी भी। ये देखो और क्लियर हो जाएगा, देखो ऐसी, ये है हमारी जलपरी, मर्मेड। क्लियर है बच्चों। अब देखो जो अमेंडा है वो क्या इमेजिन कर रही है, कि मैं जलपरी की तरह इस समुद्र के अंदर आराम से आनंद पूर्वक, ड्रिफ्टिंग मतलब जल के बहाव के साथ बहती चलूं, कोई रोक टोक नहीं है। ये कौन से वर्ल्ड की तरफ इशारा कर रहा है, उसकी इमेजिनेशन का जो वर्ल्ड है, ठीक है। वहां पे उसकी मदर नहीं है, उसको इंस्ट्रक्शन देने वाला कोई नहीं है, उसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। और जो यहाँ पे जो मर्मेड है वो किसका प्रतीक है, फ्री। और जो ड्रिफ्टिंग इन द सी मतलब एकदम फ्री मूवमेंट का, उसकी जो कोई भी मूवमेंट पे कोई रोक टोक वहां पे नहीं है। इसलिए ये जो मर्मेड है वो उसकी कल्पना की दुनिया की इमेजिनेशन है, ठीक है। क्लियर है, वो ऐसा सोच रही है ये इंस्ट्रक्शन सुन के, यदि मैं मर्मेड होती तो अच्छे से अब एम्बरल्ड सी के अंदर ड्रिफ्टिंग कर रही होती बड़ा आनंद पूर्वक, और मुझे वहां पे कोई रोक टोक करने वाला नहीं होता। क्लियर है बच्चों ये वाला स्टैंजा। देखो मर्मेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, क्लियर है, इमेज क्लियर है, कोरिलेट करो वरना समझ नहीं पाओगे, ठीक है बच्चों। ये देखो ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है ना सारा, ये इमेजिनेशन वाला पार्ट है। ये जो अमेंडा इमेजिनेट कर रही है, कल्पना कर रही है कि ऐसी दुनिया की जहां उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, वो कब इमेजिन कर रही है, जब उसको बाहर से कोई इंस्ट्रक्शन मिलता है, उसको बार बार डांट मिलती है, ठीक है, उसको कंट्रोल में करने की कोशिश की जाती है, उसको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, तब वो उससे मतलब अलग होके अपनी कल्पना के संसार में चली जाती है। क्लियर है। अब देखो सेकंड इंस्ट्रक्शन, हो सकता है मैंने बोला ही था, ये सारा काम मेनली करवाता कौन है घर पे, होमवर्क करवाना और ये इंस्ट्रक्शन मदर करवाती है, तो हम मान के चल लेते हैं कि ये जो इंस्ट्रक्शन है पेरेंट्स में से भी स्पेशली जो मदर है वो ही दे रही है। अब देखो सेकंड इंस्ट्रक्शन क्या है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। मतलब डांटते हुए बोल रहे, एक हाई स्पीच के टोन में बोल रहे कि क्या तुमने अपना जो होमवर्क था, गृह कार्य था, वो खत्म कर लिया क्या अमांजा। डिड यू टाइडी योर रूम, टाइडी का मतलब क्या है, साफ सुथरा या व्यवस्थित करना, क्या तुमने अपने रूम का जो जिस कमरे में तुम रहते हो उसको व्यवस्थित वापस कर दिया क्या, उसको क्लीन कर दिया क्या अमांजा। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, जहां तक उसको पता है उसकी मदर ने उसको बोला होगा कि तुम अपने शूज जो जूते हैं वो साफ करके रखो, क्या तुमने वो काम कर लिया क्या अमांजा, ठीक है। अब देखो अमांडा की वही आदत वापस किस में चली गई, वो कल्पना के संसार में। ये जो ब्रैकेट में है वो सारा उसका इमेजिनेशन पार्ट है। अब सेकंड में वो क्या इमेजिन कर रही है, देखो आई एम एन ऑफन, ऑफन मतलब होता है अनाथ, कि मैं एक अनाथ हूं,
रोमिंग द स्ट्रीट, रोमिंग का मतलब होता है घूमना, स्ट्रीट मतलब गली, सड़कों किनारों पे मैं घूम रही हूँ, स्ट्रीट का मतलब गली से हो सकता है, रास्ते से हो सकता है, ठीक है। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्स्ड बेयर फीट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। वो बोल रही है मैं पैटर्न्स बना रही हूँ, पैटर्न्स मतलब होते हैं अलग अलग नमूने बनाना। सॉफ्ट डस्ट, जो मिट्टी के सॉफ्ट सॉफ्ट से कण है, मतलब मिट्टी के अंदर खेल रही हूँ। विथ माई हर्स्ड, मेरे जो शांत पैर हैं। बेयर फीट, बेयर फीट मतलब नंगे पैर। अब देखो वहां पे बोला था उसकी मदर ने कि आपने शूज क्लीन कर लिए क्या, है ना। तो यहाँ पे वो शूज चाहती ही नहीं है, बोल रही मैं नंगे पैर मिट्टी के अंदर आराम से खेल रही हूँ, पैटर्न्स बना रही हूँ, अलग अलग नमूने बना रही हूँ। यदि मैं कौन होती, यदि मैं ऑर्फन। यहाँ पे यदि वर्ड यूज नहीं हुआ, आई एम ऑर्फन, वो मान के चल रही है कि मैं अनाथ हूँ। ऐसा यहाँ आई एम एन ऑर्फन, तो ऐसा यह बोल रही है कि मैं अनाथ हूँ और मैं आराम से फ्रीली स्ट्रीट के ऊपर घूम रही हूँ, और जो डस्ट है, जो मिट्टी है, उसमें नंगे पैर में अपने मतलब खेल रही हूँ और अलग अलग पैटर्न्स बना रही हूँ। अब देखो ये क्या बोल रही है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस, ये एक्सप्लेन करने के लिए आ सकती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप चाहो तो इसको अंडरलाइन ही कर लो बच्चों। ये देखो, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट, ठीक है। ये क्या बोल रही है, ऐसा जो साइलेंस है, यहाँ पे जो मौन है, शांति है, वो गोल्डन है, वो स्वर्णिम है। द फ्रीडम इज स्वीट, ऐसी जो आजादी है वो कितनी स्वीट है, कितनी मीठी है, ठीक है। वो क्या चाहती है कि उसके ऊपर कोई रोक टोक ना हो। जो एक ऑर्फन होता है, जो एक अनाथ होता है, वो फ्री होता है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, क्योंकि कोई रोक टोक करने वाला है ही नहीं, उसके पेरेंट्स है ही नहीं, ठीक है। और उसके ऊपर कोई भी रूल्स लागू नहीं होते, सोसाइटी के कोई भी नियम लागू नहीं होते, क्योंकि उसको कोई गाइड करने वाला और कंट्रोल भी करने वाला भी नहीं होता। तो अमांडा बोलती है कि मैं एक ऑर्फन अनाथ हूँ और मैं आराम से घूम रही हूँ स्ट्रीट्स के ऊपर, उसमें खेलते हुए। और ऐसा जो साइलेंस है, क्योंकि कोई रोक टोक नहीं है, तो ऐसी जो साइलेंस है वो बहुत ही ज्यादा गोल्डन है, और ऐसी जो फ्रीडम है वो बहुत ही ज्यादा मधुर है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। चलिए आगे देखो, ये वापस ये जो स्टैंजा है वो उसके पेरेंट्स, स्पेशली मदर के द्वारा बोला गया है। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि उसकी मदर उसको ये सारी चीजें बता रही है। देखो, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा। क्या बोल रही है, डोंट ईट चॉकलेट, मतलब वो चॉकलेट तुम मत खाओ अमांडा। क्यों मत खाओ, रिमेंबर योर एक्ने, एक्ने मतलब होता है मुहासे, अमांडा। अब देखो जो ग्रोइंग बच्चा होता है एक एज में, जो एक्ने है वो आते ही आते हैं फेस पे, जो मुहासे आ जाते हैं। और चॉकलेट खाने से ऐसा माना जाता है कि जो मुहासे हैं वो और टिगर होते हैं और बढ़ते हैं। तो उसकी मदर एक तरफ कंसर्न भी दिखा रही है कि नहीं तुम चॉकलेट मत खाओ, यदि चॉकलेट खाओगी तो तुम्हारे जो मुहासे, तुम्हें याद है ना कि तुम्हें जो ये पिंपल्स की प्रॉब्लम है, मुहासों की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांजा, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमांडा। ये वो बोल रही है, क्योंकि अमांडा को कोई मतलब नहीं है, कोई भी इंस्ट्रक्शन तो वो बिल्कुल ध्यान देना ही नहीं चाहती, क्योंकि उसको ये सारे बंधन है जो ये कंट्रोल करना है, ये निर्देश जो मिल रहे हैं, डायरेक्शन जो मिल रहे हैं, उससे वो परेशान हो चुकी है, ठीक है। इसलिए वो अपने कल्पना के वर्ल्ड में चली जाती है। लेकिन इधर मदर बोल रही है उसको कि क्या तुम मेरी तरफ देखोगे, लुक्ड एट मी, आई एम स्पीकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, किसी और से नहीं, तुमसे बात कर रही हूँ अमांडा, ठीक है बच्चों। ये वाला क्लियर है? देखो, इस स्टैंजा में मेनली जो एक होता है ना कि शो कंसर्न, हम अपने फिजिकल जो अपीयरेंस को लेके जो कंसर्न दिखाते हैं सोसाइटी के अंदर कि अच्छा लुकिंग होना चाहिए, तो उसकी मदर उसकी तरफ इशारा कर रही है, ठीक है, कि तुम्हारे एक्ने हैं वो टिगर हो जाएंगे चॉकलेट खाने से, तो फेस खराब हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि तुम चॉकलेट खाओ मत। मतलब मेनली ये है कि जो सोसाइटी के अंदर एक नॉर्म्स बने हुए हैं, एक कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है, मदर उसको मेनली वही बता रही है इंस्ट्रक्शन में कि तुम ऐसे रहो ऐसे रहो ऐसे रहो। लेकिन उस बच्चे के जो मन पे है उसका प्रभाव कैसा पड़ रहा है, एकदम बुरा पड़ रहा है। वो अपने आप को एक मतलब एक जकड़न में पाता है, वो नहीं चाहता कि उसको ये सब कुछ मिले, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस मिले, कोई उसको कंट्रोल करे। क्लियर है बच्चों? अब देखो, अब चली गई अमांडा किस में, अपने इमेजिनेशन के वर्ल्ड में। अब वो क्या सोच रही कि यदि मैं क्या होती, मैं हूं, वो होती वर्ड पे जाती नहीं कि आई एम, यदि मैं हूं कौन, आई एम रैम्पंजल। अब देखो ये वर्ड थोड़ा अटपटा सा है बच्चों, रैम्पंजल ये है क्या, ये रैम्पंजल क्या है, अच्छा पेंसिल बंद हो गई, हाँ,
ये रैम्पुंजल देखो एक कैरेक्टर है। कौन सा कैरेक्टर है? परी कथा सुनिए कभी, फेरी टेल्स में एक कैरेक्टर है, एक प्रिंसेस का नाम है रैम्पुंजल। देखो उसकी मैं फोटो दिखाती हूँ ताकि आपके जो दिमाग में ये आइडिया क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो ये है प्रिंसेस रैम्पुंजल। ठीक है, इसके बड़े गोल्डन से लॉन्ग हेयर्स हैं। ठीक है, ये देखो बड़े ब्राउन कलर के गोल्डन से लॉन्ग हेयर्स है। ये जो प्रिंसेस है इसका नाम है रैम्पुंजल। ठीक है, और आगे बताया जाएगा कि ये जो प्रिंसेस है इसको किसमें कैद कर दिया था? एक बड़े से टावर में। ठीक है, वहां पे केवल एक ही विंडो है। ठीक है, ये एक टावर का वो इमेज पता होनी चाहिए ताकि आप इस स्टैंजा से अपने आप को जोड़ पाएं, वरना आप जोड़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, ये टावर है। एक विच विच मतलब होती है जादूगरनी या चुड़ैल, उसने इसको इस टावर के अंदर कैद कर दिया। और जो ये लंबे से गोल्डन कलर के हेयर्स हैं, ये इनको नीचे फेंकती थी ताकि किसी को ऊपर आना हो तो वो चढ़ के इन हेयर्स के थ्रू ऊपर आ जाए। क्लियर है बच्चों? ये देखो ये इमेज क्लियर है। ये हमारी प्रिंसेस है, ये इसकी इतने लॉन्ग हेयर्स है, ये वो टावर है जहाँ पे इसको कैद करके रखा गया था विच के द्वारा। ठीक है, अब ये क्या बोल रही है अमांडा, चले। आई एम रामपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर। यदि मैं ये प्रिंसेस होती तो मुझे कोई चिंता ही नहीं होती। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। जो टावर के अंदर लाइफ है वो ट्रैंक्विल है, मतलब एकदम शांत है, और रेयर है, दुर्लभ है, क्योंकि वहां पे ऐसे इंस्ट्रक्शंस है ही नहीं, क्योंकि उस टावर के अंदर केवल वही प्रिंसेस, वही राजकुमारी रहती है। आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। और यदि मेरा बस चलता तो मैं कभी भी अपने जो ब्राइट हेयर्स है, मतलब ये जो गोल्डन कलर के हेयर्स है, रैम्पुंजल तो उसको नीचे गिरा देती थी कि कोई किसी को ऊपर आना हो तो आ जाए, लेकिन अमांडा क्या बोल रही है, मैं ऐसा भी नहीं करती, मुझे नहीं चाहिए अपनी हैप्पीनेस में किसी का इंटरफेयर, तो मैं अपने लॉन्ग हेयर्स नीचे गिराती नहीं यदि मैं वो प्रिंसेस होती। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे जो ये प्रिंसेस है ये किसका मतलब प्रतीक है? मतलब जो हमारी अमांडा फ्रीडम चाहती है, कोई डिस्टरबेंस चाहती नहीं है, कोई रोक टोक नहीं चाहती, ये इसका प्रतीक है यहाँ पे। क्लियर है बच्चों? चलें आगे। ये देखो लास्ट वाला जो स्टेंजा है वो उनकी मदर के द्वारा बोला गया है। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन would think that I nagged at you, Amanda। ठीक है, अब वो क्या बोल रही है कि तुम इस तरीके से, ये जो सल्किंग है, सल्किंग मतलब बदतमीजी, या फिर ये जो तुम्हारे ये जो बॉडी का टेक्सचर है बार बार झुकना या ऐसे, इससे है कि तुम ये करना बंद करो अमांडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा मूडी रहती हो, मूडी मतलब चिड़चिड़े स्वभाव की रहती हो। ठीक है अमांडा, एनीवन, कोई भी ये सोचेगा, क्या सोचेगा, दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा, कि मैं हमेशा तुम में दोष निकालती हूँ। ऐसा पेरेंट बोल रहा है, जो उनकी मदर है वो ये बोल रही है कि तुम ऐसे बिहेव करना, इतना मूडी बिहेव करना बंद करो, वरना सब क्या सोचेंगे कि मैं तुम में हमेशा, एनीवन मतलब कोई भी क्या सोचेगा कि मैं हमेशा तुम में दोष निकालती रहती हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हंसी भी आएगी क्योंकि मदर जो इंस्ट्रक्शन दे रही है, मदर को लग रहा है ये तो कॉमन चीज है, लेकिन जो बच्चा है, जो हमारी लिटिल गर्ल है अमांडा, उसके लिए इन इंस्ट्रक्शंस का क्या प्रभाव पड़ रहा है उसकी साइकोलॉजी पे, ये वो मदर नहीं समझ पा रही है। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये जो कविता है वो होती है खत्म। तो मेनली इस कविता में एक लिटिल गर्ल है अमांडा, उसकी साइकोलॉजिकल थॉट ऑफ प्रोसेस है, जो सोचने का तरीका है, उस पे प्रकाश डाला है हमारी जो पोइट है उसने, है ना, हमारे जो भी कवि है उसने ये बोला है कि जो बच्चे की साइकोलॉजी है उसको समझो, तुम्हारा एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन भी उसके लिए कितना भारी पड़ सकता है। कहने का मतलब ये है जो पेरेंट्स हैं स्पेशली, उनको अपने बच्चों को प्यार से, फ्रीडम के साथ, लव के साथ कोई भी इंस्ट्रक्शन देना चाहिए, और जो बच्चे और पेरेंट में ये जो कम्युनिकेशन गैप है वो कम होना चाहिए। आप समझो उसकी साइकोलॉजी को, फिर उसको इंस्ट्रक्शन दो। ये नहीं कि बस क्योंकि सोसाइटी का रूल है, कोड ऑफ कंडक्ट है, तो आप भी उसी ढर्रे पे चले जा रहे हो। ये नहीं सोच रहे कि उस लिटिल गर्ल, यहाँ पे गर्ल की बात हुई है, लेकिन यहाँ पे अमांडा के थ्रू हमें जितने भी बच्चे हैं छोटे, उनके बारे में बताया गया है कि उनके साइकोलॉजी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, चाहे वो गर्ल हो या चाहे बॉय हो। ठीक है, तो पेरेंट्स से ये मतलब ये प्रकाश डालना चाहते हैं उन बच्चों की मनोदशा पे।
या चाहता है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो ये जो ग्लोसरी वाला है, एक बार हम ये जो भी वर्ड्स हैं इनका मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। देखो लैंग्वेज का मतलब होता है रिलैक्स्ड, ठीक है। ड्रिफ्टिंग मतलब मूविंग स्लोली, जो कि मैंने आपको पहले भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। पैटर्न, पैटर्न मतलब मेक पैटर्न्स, जो कि मिट्टी के अंदर पैटर्न्स मतलब अलग अलग जो आप डिजाइन बनाते हैं, कभी बच्चे को खेलते हुए देखा मिट्टी से, वो अलग अलग पैटर्न्स बनाता है, ठीक है, उसके लिए ये यूज हुआ है। ट्रैंक्विल मतलब calm, ठीक है, एकदम शांत। क्लियर है बच्चों? अब देखो ये जो एनसीईआरटी की बुक के पीछे जितने भी क्वेश्चंस हैं, हम उसको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन भी करूंगी और आपको लिखना भी बताऊंगी कि किस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। देखो बच्चों एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये हमें सहायता करते हैं ये पता लगाने में कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन इस कविता में से पूछे जाएंगे, ठीक है। दूसरा, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और आंसर्स हैं उनकी आप बार बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि उससे क्या होगा, जो भी हमारी कविता है उसकी जितनी भी थीम्स है वो आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी, उसके जितने भी वर्ड्स आए हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, वो भी आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगे। तो लास्ट टाइम में जब हम रिवीजन करेंगे, की पॉइंट्स में जब आपको बताऊंगी, तो आप उससे को रिलेट कर पाएंगे। वही बच्चा कर पाएगा जिसने इस कविता को एक बार पूरा पढ़ा है ना। तभी तो हम शॉर्टकट बता पाएंगे कि की पॉइंट्स इन इन चीजों को आपको दिमाग में रखना है। यदि आपने कविता को पूरा भी एक बार भी नहीं पढ़ा, तो आप वो की पॉइंट समझ ही नहीं पाएंगे, और जब लास्ट में हम रिवीजन करेंगे तो आप उन चीजों को कोरिलेट कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लाइन टू लाइन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, मेरे साथ आप भी इस पूरे आंसर को समझे, और फिर घर पे आप एक बार, दो बार नहीं, तीन बार प्रैक्टिस करें, इसकी बार बार लिख के प्रैक्टिस करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में लिखना है, वो कोई कोई आपसे सुनेगा नहीं। वहां पे लिखोगे तो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है, स्पेलिंग्स याद होनी चाहिए, वो कैसे होगी? एक दिन रटने से कोई स्पेलिंग्स इतनी सारी याद नहीं हो जाएगी। धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो आपके आराम से दिमाग में सेट होती जाएंगी सारी स्पेलिंग्स। क्लियर है बच्चों? चलो चलते हैं। देखो, क्लास 10th एनसीईआरटी सॉल्यूशन फर्स्ट फ्लाइट बुक, जो हमारी किताब का नाम है, पोम का नाम है अमेंडा। देखो, जो मेरे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनका मैंने स्पेशल ध्यान रखा है, उनके लिए मैंने ये ग्लोसरी है जो तैयार की है। इसमें क्या है? हार्ड वर्ड्स एंड हिंदी ट्रांसलेशंस, मतलब कठिन शब्द एवं हिंदी अनुवाद है। देखो बच्चों, ये देखो कहाँ से लेके कहाँ तक है, डोंट बाइट योर से लेके फ्रीडम इज स्वीट, मतलब इस स्टैंजा से लेके इस स्टैंजा तक के जो हार्ड वर्ड्स है वो मैंने यहाँ लिखे, और आगे के जो है वो आगे मैं बताऊंगी कहाँ लिखे हैं, ठीक है, अगले पेज पे अपने। देखो, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पहले मैंने इंग्लिश में वर्ड लिखा है, ठीक है मैडम। उसके बाद उसको इंग्लिश में अनुवाद कैसे करते हैं ये भी बताया है। उसके बाद उसका हिंदी में क्या मतलब होगा, और कई वर्ड्स ऐसे हैं जो कि हमारी कविता में क्या मतलब रखते हैं, उस हिसाब से मैंने लिखे हैं। चलो, तो अब एक एक करके डिस्कस करते हैं हम साथ में मिलके, ठीक है। देखो, नेल्स, नेल्स मतलब नाखून होता है, ठीक है, सबको पता है, सबकी उंगलियों पे है नाखून, इनको हम बोलते हैं नेल्स। हंच, हंच मतलब झुकना या कुबड़, ऐसे करके जो बैठते हैं, ये जो कुबड़ है उसके लिए वर्ड यूज हुआ है हंस, हंच सॉरी, है ना। शोल्डर्स, शोल्डर्स का मतलब, शोल्डर का मतलब है कंधा। स्लोचिंग, स्लोचिंग का मतलब है सुस्ती से बैठना। लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब है सीथल। एम्बरल्ड का मतलब है हरा, जो कि सी का कलर था उससे लिया गया है। इनहैबिटेंट मतलब निवासी, ठीक है। सोल, सोल मतलब अकेला या फिर एकमात्र। मर्मेड, मर्मेड का मतलब है जलपरी, ठीक है, या मत्स्य कन्या भी वर्ड यूज होता है। जलपरी सबसे इजी और बेस्ट मेरे को लगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग का मतलब है बहती हुई। ब्लिसफुली, ब्लिसफुली मतलब है आनंद पूर्वक। फिनिश, फिनिश मतलब खत्म कर देना या समाप्त कर देना। यहाँ किस चीज को फिनिश करने की बात हुई है? अमांडा के होमवर्क को फिनिश करने की बात हुई है। टाइडी, टाइडी मतलब साफ और व्यवस्थित, किसको साफ और व्यवस्थित रखने की बात हुई है? अमांडा का जो रूम है उसको साफ और व्यवस्थित रखने की बात हुई है। ऑफन, ऑफन मतलब होता है अनाहत, ठीक है। रोमिंग, रोमिंग मतलब घूमती हुई, ठीक है। हश्ड, हश्ड मतलब शांत या चुप। साइलेंस मतलब मौन। फ्रीडम, फ्रीडम मतलब आजादी। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, फिर भी है तो इस वीडियो को पॉज करें और एक बार वापस से देख लें, ठीक है। अब जो स्टेंजा है डोंट ईट से लेके अमांदा, जो हमारा लास्ट वाला स्टेंजा है, वहां तक के जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं वो मैंने यहाँ लिखे हैं।
एक साथ ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए मैंने इनको 2 में डिवाइड कर दिया है, ताकि तुम लोगों को जब आप लोग कविता पढ़ें तो सहूलियत रहे, ठीक है? देखो, एक्ने, एक्ने का मतलब होता है मुहासे, ठीक है? ट्रैंक्विल मतलब शांत, रेयर, रेयर मतलब दुर्लभ, स्लकिंग मतलब बद मिजाज होना या फिर प्रॉपर तरीके से ना बैठना। दोनों वर्ड्स यहाँ पे इसका मतलब रखते हैं हमारी कविता में। नेगेट, नेगेट का मतलब होता है दोष निकालना या फिर परेशान करना। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक कोई समस्या? मेरे हिसाब से ये जो कविता है आपके दिमाग में अब क्लियर हो गई होगी। अब हम लाइन टू लाइन जो इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स की तरफ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमांडा इज? हाउ डू यू नो दिस? आपको क्या लगता है ये जो लिटिल गर्ल है अमांडा वो कितने सालों की होगी लगभग? क्योंकि प्रॉपर एज तो वर्ड्स में लिखी हुई नहीं है। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप जो भी एज बता रहे हैं वो आपको कैसे पता चला कि ये इतने सालों की होगी लगभग? देखो, अमेंडा वुड बी 13 to 14 years ओल्ड। लगभग हमें लगता है बातों से या जो कविता है वो पढ़ के कि वो 13 से 14 साल के करीब होगी, ठीक है? वी नो दिस बाय हर मदर्स मेंशनिंग ऑफ अमांडाज एक्ने इन द लाइन, क्योंकि मदर ने उसको बोला है कि डोंट ईट चॉकलेट अमांडा। मतलब जो इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं मेनली मुहासे और एक्ने इसी अवस्था में होते हैं। तो हमें इस लाइन से पता चल सकता है या हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो हमारी अमांडा है, लिटिल गर्ल है, उसकी उम्र लगभग 13 से 14 साल रही होगी। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, यूजुअली गर्ल्स एट दिस एज हैव एक्ने ऑन देयर फेसेस। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? चले आगे। क्वेश्चन नंबर 2, हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर? आपको क्या लगता है ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, है ना, जितने भी दिए जा रहे हैं अमांडा को, डोंट बाइट योर नेल्स, ये कौन बात कर रहा है? हर, हर यहाँ पे कौन है? अमांडा से, ठीक है? आई थिंक हर मदर इज स्पीकिंग टू हर। मैंने बोला था कि ये सारी चीजें हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि पेरेंट्स में से स्पेशली उसकी मदर है वो बोल रही है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ऐसा माना जाता है कि जितने भी एडिकेट्स दिए जाते हैं, बच्चे का जो पालन पोषण किया जाता है वो मदर के द्वारा किया जाता है। इसलिए हम अनुमान लगा रहे हैं कि ये जितनी भी बातें हैं वो किसके द्वारा कही जा रही है? उनकी जो मदर है उनके द्वारा कही जा रही है, ठीक है? ये देखो क्लियरली मेंशन नहीं है कविता के अंदर, कहीं भी मदर वर्ड नहीं आया। हम एक अनुमान लगा रहे हैं कि ये सारी बातें कौन बोल रहा है? मदर बोल रही है। Generally, mother is held responsible for the conduct of child and mother asks their daughters not to do this or that। वही बात बोली गई है कि स्पेशली मदर ही ध्यान रखती है, उन्हीं की जिम्मेदारी होती है बच्चे को प्रॉपर जो एडिकेट्स हैं वो सिखाने की, और वही बोलती रहती है, रोक टोक करती रहती है कि तुमको ये करना चाहिए, तुमको वो नहीं, वो करो, ये करो, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को, ठीक है? छोटा सा आंसर है लेकिन समझना जरूरी है, ठीक है? Why are stanzas 2, 4 and 6 given in the parenthesis? मैम ये वर्ड क्या है? ये जो ब्रैकेट ऐसे यूज हुआ था ना बच्चों, देखो ये ऐसे वाला, ये जो डाले गए हैं ना अपने कविता में जितने भी स्टेंजास ऐसे करके, ये जो साइन होता है ना, इसके लिए ये वर्ड यूज हुआ है पैरेंथेसिस, इनको बोलते हैं, ठीक है? यहां तक क्लियर है? चलें आगे। अब ये बोल रहे हैं जो हमारा स्टेंजा है कविता में, कौन सा? दूसरे नंबर का स्टेंजा, चौथे नंबर का स्टेंजा और छठे नंबर का स्टेंजा, उसको ऐसे पैरेंथेसिस में क्यों लिखा गया है, ठीक है? आंसर पे देखते हैं क्या है इसका आंसर। स्टेंजास 2, 4 and 6 given in parenthesis because they reflect the inner thoughts of Amanda। क्योंकि ये जो जितने भी स्टेंजास थे, दूसरा, चौथा और छठा, ये जो अमेंडा के इनर थॉट्स हैं, मतलब उसकी जो कल्पना है, जो उसकी इमेजिनेशन है, ठीक है, उनको शो करती है। पहले में वो अपने आप को क्या इमेजिन करती है कि मैं एक मर्मेड हूँ, ठीक है? दूसरे में क्या है? मैं ऑर्फन, मैं अनाथ हूँ। तीसरे में अपने आप को प्रिंसेस इमेजिन करती है, इसलिए इनको ऐसे पैरेंथेसिस में डाला गया है, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हु इज द स्पीकर इन द स्टैंजास 2, 4 and 6? डू यू थिंक दिस स्पीकर इज लिसनिंग टू द स्पीकर इन द स्टैंजास 1, 3, 5
एंड 7। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब ये बोल रहा है जिन 2 4 6 में तो अमांडा अपनी इमेजिनेशन के अंदर चली जाती है, इमेजिनेशन वाले वर्ल्ड में चली जाती है, तो वो बोल रहे हैं ये जो स्टैंजास हैं इनका स्पीकर कौन है? ऑब्वियसली अमांडा होगी। लेकिन जिसमें उनको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कौन से स्टैंजास में? फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवन्थ, जिसमें उनको जो अमांडा है उसको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, उसका स्पीकर कौन है? ठीक है, देखते हैं आंसर क्या है। स्पीकर ऑफ द स्टैंजा 2 4 एंड 6 इज द लिटिल गर्ल अमांडा। मैंने जैसे पहले ही बताया, क्योंकि इन सारे स्टैंजाज में जो अमांडा है उनकी जो कल्पना का संसार है उसको बताया गया है, जिसमें वो अपने आप को अलग अलग तरीके से इमेजिन करती है कि यदि वो एक मर्मेड होती, यदि वो एक मतलब अपने आप को मर्मेड समझ रही है, और इसमें एक में अपने आप को ऑर्फन अनाथ और एक में अपने आप को प्रिंसेस मान के चल रही है। ठीक है, लेकिन जो स्टेंजास हैं, no, she is not paying any attention to the speaker of the stanza first, third, fifth or seventh because she is lost in the world of her own imagination। और ये जो जिसमें कमांड मिल रही है उसके स्पीकर की तरफ वो ध्यान ही नहीं देती। ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं, वो परेशान हो चुकी है इन इंस्ट्रक्शन से, इसलिए अब कोई कुछ भी बोले जा रहा है वो उसको समझती नहीं है, वो उल्टा अपने इमेजिनेशन की वर्ल्ड में चली जाती है और वहाँ पे डे ड्रीमिंग बोलते हैं ना, खुली आंखों से सपने देखना, वैसे सपने देखती रहती है कि मैं ये होती वो होती या मैं वो हूँ, अपने आप को वो इमेजिन करती है तो कितना अच्छा होता और मैं क्या क्या करती। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, व्हाट कुड अमांडा डू इफ शी वर अ मर्मेड। मतलब जब अमांडा यदि मर्मेड थी तो वो क्या करती, है ना, क्या करती मर्मेड के रूप में? उसमें जो स्टैंजा में क्या लिखा हुआ था उसको हमें एक्सप्लेन करना है। मर्मेड मतलब जलपरी था। ठीक है, इफ अमांडा वर अ मर्मेड, यदि वो मर्मेड होती, शी कुड ड्रिफ्ट ब्लिसफुली इन द एमरल्ड सी, मतलब वो हरे समुद्र में, ब्लिसफुली मतलब आनंद पूर्वक, ड्रिफ्ट मतलब होता है पानी के बहाव के साथ बहती चली जाती फ्रीली। ठीक है, नोबडी वुड बी देयर टू curtail हर फ्रीडम, वहां पे कोई भी नहीं है उसकी फ्रीडम को curtail मतलब कम करने वाला, एंड टू nag at her, और कोई भी उसमें दोष निकालने वाला नहीं है। मर्मेड इज अ सिंबल ऑफ फ्रीडम, और यहाँ पे जो ये मर्मेड है, ये जो जल परी है, वो किसका सिंबल है, किसका प्रतीक है? वो फ्रीडम और आजादी का प्रतीक है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? चले, इस पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं, क्योंकि इसमें जो हर एक स्टैंजा से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। एग्जाम व्यू ऑफ पॉइंट से भी हर स्टैंजा इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको आप 2 3 बार देखो तब आपको ये चीजें याद रहेगी। क्लियर है? बड़ा लेंदी इस पे क्वेश्चंस बनते हैं कि अच्छा मर्मेड है तो क्या करेगी, ऑफन है तो क्या करेगी, रैपुंजल है जो प्रिंसेस है तो वो क्या करेगी, तो ये देखो ऐसे बड़े बड़े आंसर्स इसमें बन जाते हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर स्टैंजा अपना एक अलग से वजूद रखता है, इसलिए हर स्टैंजा पे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के अंदर, इसलिए इस सारी पोम को आपको बाय हाथ कर लेना है। क्लियर है बच्चों? चले, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, जैसे मैंने बताया था, हिज अमांडा एंड ऑफन व्हाई डज सी से सो। इसमें ये बोल रहा है कि अमांडा क्या अनाथ है? नहीं, अनाथ तो नहीं है, यहाँ पे बात की गई है उसके पेरेंट्स की, जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो उनके पेरेंट माता पिता में से कोई है, स्पेशली ये माना जा रहा है कि मदर ही है। मतलब अनाथ क्या होता है? जिसके माता पिता नहीं होते, लेकिन नहीं, अमांडा के तो हैं, है ना माता पिता। व्हाई डज सी से सो, यदि हैं तो उसने ऐसा क्यों बोला कि आई एम ऑफन। ठीक है, no, Amanda is not an orphan, but she wishes to be one. Very, very important lines. अमंडा अनाथ नहीं है, लेकिन वो चाहती है कि यदि मैं होती, विशेष मतलब वो उसकी चाहत है कि मैं अनाथ होती तो ही ज्यादा बेटर था, ये सब कुछ सुनने को तो नहीं मिलता। बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट नेगिंग ऑफ हर पेरेंट्स, क्योंकि जो कॉन्स्टेंट बार बार उसको रोक टोक किया जाता है अपने पेरेंट्स के द्वारा, इसलिए वो ऐसा सोच रही है कि आई एम ऑफन, उसने ऐसा बोला कविता के अंदर। She says so because she thinks that an orphans have the freedom to roam around streets barefooted। क्योंकि उसने ऐसा क्यों बोला या ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि जो ऑर्फन्स है, जो अनाथ है, उन पे कोई किसी का कंट्रोल है ही नहीं, कोई है ही नहीं उनके आगे पीछे, तो कौन उन पे रोक टोक करेगा? इसलिए उनको ये फ्रीडम है, उनको ये आज़ादी है कि वो घूम सके कहाँ पे, स्ट्रीट्स पे, बेयर फुटेड मतलब नंगे पैर घूम सके आराम से स्ट्रीट और गलियों पे। ठीक है, क्लियर है? इसलिए अमांडा बोल रही है, क्योंकि वो भी यही चाहती है, उसको बार बार रोक टोक पसंद नहीं आ रहा। चले, क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डू यू नो द स्टोरी ऑफ रैपुंजल? ये जो हमारी प्रिंसेस है रैपुंजल, क्या उसकी जो स्टोरी है वो तुमको पता है क्या? मतलब इसके पीछे की ये जो फेरी क्वीन है
है ना? ये जो फेरी परियों की जो कथा होती है, क्या तुमको थोड़ा-सा आइडिया है कि ये कौन थी प्रिंसेस और क्या स्टोरी है इसके पीछे? व्हाई डज़ शी वांट टू बी रैपुंज़ल? और जो हमारी अमांडा है, वो ये क्यों बनना चाहती है? ठीक है? कि मैं रैपुंज़ल होती तो क्या क्या टावर में जाके बैठ जाती, वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता और जो मेरे यदि लंबे गोल्डन हेयर्स होते, तो वो मैं नीचे गिराती नहीं ताकि कोई ऊपर आ ही नहीं सकता। मतलब कहने का ये है कि वो टावर में अकेले रह के खुश है, कौन? अमांडा। अब देखो हम ये जो प्रिंसेस है रैपुंज़ल, इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसकी स्टोरी क्या है। Story of Rapunzel. Rapunzel was a beautiful princess who was made to live on a high tower by a witch. ये एक बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल प्रिंसेस मतलब राजकुमारी थी जिसको एक हाई टावर दिखाया मैंने। टावर कितना लंबा था, देखो ये रहा हाई टावर। कहाँ गया? ऊपर रह गया, दिखता है हाई टावर। चलो ऊपर चलते हैं। आएगा आएगा हमारा हाई टावर आएगा। ये देखो, ये जो ये है रैपुंजल, ठीक है। इसको ऊपर इस हाई टावर, ये ऊंचा सा टावर है, यहाँ पे कैद करके रखा गया था किसके द्वारा? विच विच मतलब जादूगरनी या चुड़ैल के द्वारा। तो इसकी कहानी बताइए कि ये है क्या, इसके पीछे पूरी कहानी। ये पूरा हमने आंसर उस पे लिखा है, ठीक है। चले हमारे आंसर नंबर पे, कौन सा था? 7 था आई थिंक सो। हाँ 7, ठीक है। बाय द विच, विच मतलब जादूगरनी या चुड़ैल। इट हैज ओनली वन विंडो, और उस पूरे टावर में केवल एक विंडो थी, मतलब एक ही खिड़की थी। रैपुंजल हैड वेरी लॉन्ग गोल्डन हेयर्स। जो ये हमारी प्रिंसेस है, जो हमारी राजकुमारी है, उसके बड़े लंबे से गोल्डन हेयर्स थे। यूजिंग विच द विच यूज टू पे हर अ विजिट। उसी के द्वारा जो विचेस थी उस पे चढ़ के उसको विजिट करने आती थी, ठीक है। The fate of Rapunzel took a turn when one day a prince came to meet her using her long hair. इस पूरी कहानी में एक टर्न आता है, एक मोड़ आता है। कब आता है? जब उन्हीं लॉन्ग हेयर्स पे एक प्रिंस चढ़ के उसके उससे मिलने आता है। किससे? हमारी राजकुमारी से। He and the princess fall in love with each other at first sight. और उन दोनों को, जो हमारी राजकुमारी है और वो जो प्रिंस है, उनको पहली नजर में ही प्यार हो जाता है, ठीक है। द विच हैड पनिश्ड बोथ ऑफ देम बाय सेपरेटिंग देम। और जो विच है, जब उसको पता चलता है तो वो उन दोनों को पनिश करती है और उन दोनों को सेपरेट कर देती है, मतलब अलग कर देती है। फाइनली दे मीट आफ्टर आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स ओनली टू बी यूनाइटेड फॉर एवर दिस टाइम। और वो काफी सालों बाद मिलते हैं, लेकिन मिलते हैं ऐसे कि फिर वो वापस कभी बिछड़ते नहीं है। ये पूरी एक फेरी जो होती है ना, परियों की कहानियां, उनमें से एक कहानी है इस जो हमारी राजकुमारी है उसके बारे में, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, अब ये अगला क्वेश्चन ये था कि अमांडा अपने आप को रैपुंजल क्यों, मतलब वो ऐसा क्यों कहती है कि यदि मैं ये राजकुमारी होती तो वो क्या करती। अमांडा वांट्स टू बी लाइक रैपुंजल एंड लीव अ पीसफुल लाइफ इन अ टावर। यदि वो ये राजकुमारी होती तो वो क्या आराम से उस टावर, जो कि इतना लंबा है, वहां कोई और दूसरा आ जा नहीं सकता, उसमें आराम से शांति के साथ रहती, उसको रोकने टोकने वाला वहां कोई भी नहीं होता, ठीक है। सी सीक्स पीस, वहां पे उसको शांति मिलती, ठीक है, अमांडा को। शी ऑल्सो मेक्स अ पॉइंट दैट इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग डिस्टर्ब्ड शी वुड नेवर लेट हर हेयर डाउन फॉर एनीवन टू क्लाइम टू हर। शी नीड्स नो वन टू मेक हर लाइफ हैप्पी। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाइन बोली गई है कि जो हमारी अमांडा है वो बोलती है मैं तो अपने हेयर्स कभी नीचे गिराती ही नहीं, ताकि गलती से भी कोई चढ़ के ऊपर नहीं आ जाए, मैं अकेली ही खुश हूँ, ठीक है। मुझे किसी और की आवश्यकता है ही नहीं, मैं अकेले रहना चाहती हूँ अपने इस दुनिया के अंदर, ठीक है बच्चों। चले आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। व्हाट डज द गर्ल yearn फॉर? व्हाट डज दिस पोम टेल यू अबाउट अमांडा? इसके अंदर जो गर्ल है अमांडा, उसको किस चीज की चाहत है, ठीक है। और हमें अमांडा के बारे में क्या पता चलता है ये कविता पढ़ के। चले आंसर पे। A girl like Amanda yearns for freedom and space for herself. उसको क्या चाहिए? फ्रीडम, आजादी और खुद के लिए स्पेस चाहिए, ठीक है, जो कि हर बच्चे को चाहिए होती है। This poem tells that she is fed up with being nagged by her mother. इस कविता में हमें ये पता चलता है कि बार बार उसके जो पेरेंट्स है, स्पेशली उसकी जो मदर है, उनके द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनसे वो फेड अप हो चुकी है,
ठीक है। शी वॉन्ट्स टू escape फ्रॉम ऑल द बॉन्डेजेस एंड कॉन्स्टेंट नैगिंग ऑफ हर पेरेंट्स, और वो चाहती है कि वो क्या हो जाए, वहां से भाग जाए, escape कर ले, मतलब भाग जाए ये सारे जितने भी पाबंदियां हैं उनसे, और ये जो कांस्टेंट रोक टोक है उनके पेरेंट्स के द्वारा, उससे वो कहीं भाग जाए और अपना एक अलग ही दुनिया बना ले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे। रीड द लास्ट स्टैंजा, जो लास्ट स्टैंजा है हमारी कविता का वो रीड करें। डू यू थिंक अमांडा इज सल्किंग एंड इज मूडी, तुम्हें क्या लगता है अमांडा बार बार क्या वो बदतमीज है या मूडी है, मतलब मूडी का मतलब उसके जो मूड है, जो उसका बिहेवियर है वो क्या एकदम चिड़चिड़ा सा है क्या, तुमको क्या लगता है? नो, अमांडा इज नाइदर स्लकिंग नॉर मूडी, शी इज फेड अप ऑफ कांस्टेंट नैगिंग एंड लॉन्ग्स फॉर फ्रीडम। ऐसा नहीं है कि वो चिड़चिड़ी है या बदतमीज है, बस इतनी सी बात है कि वो जो अमांडा हमारी लिटिल गर्ल है वो ये कांस्टेंट रोक टोक से फेड अप हो चुकी है, परेशान हो चुकी है, और उसको क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए, आजादी चाहिए। क्लियर है बच्चों? ठीक है, यहाँ पे हमारी ये जो कविता है ये फिनिश होती है। बड़े अच्छे से हमने सारे जो स्टैंजास है वो एक्सप्लेन किए, एक एक स्टैंजा पे क्वेश्चन बनते हैं जैसा कि हमने डिस्कस भी किया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देखो, ताकि जो भी वर्ड्स यूज हुए हैं, जो अमांडा की इमेजिनेशन है, जिन स्टैंजास में इमेजिनेशन है उनको अलग से हाईलाइट करो, और जो उनकी मदर के थ्रू कमांड दी गई है या पेरेंट्स के थ्रू जो कमांड दी गई है उनको अलग से पढ़ना, ताकि तुम्हारे दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो बच्चों यहाँ पे हमारी ये जो कविता है वो फिनिश होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन यदि फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकता है, मैं उसका उत्तर दूंगी जितना जल्दी हो सके। ठीक है बच्चों, और जिस किसी बच्चे ने मेरा व्हाट्सअप या टेलीग्राम चैनल फॉलो नहीं किया है वो आज ही फॉलो करे। क्यों मैडम, ऐसा क्यों बोल रहे हो? इसलिए क्योंकि ये जो हार्ड वर्ड्स हैं, ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसकी पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और फिर आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, जैसी आपकी सहूलियत हो। ठीक है बच्चों, यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू, टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।